नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा प्रवृत्तियाँ भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। हमने अपने पूर्व व्याख्यान भाग 2 के अंतर्गत हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य की परंपरा में विचार तत्व की समीक्षा की थी और उस काल के कवियों द्वारा रचित काव्य को हमने भारतीय कहा था। आगे हम विचार करते हैं उसके आकर्षण केंद्र, उसके भाव पक्ष पर कि उन्होंने क्या क्या विषयों को अपने काव्य में उठाया और उसके शास्त्रीय तत्वों पर दृष्टिपात करते हैं। पहला हम लेते हैं आकर्षण केंद्र। इन काव्यों का मूल आकर्षण केंद्र धर्म, दर्शन एवं ईश्वर नहीं है, अपितु नारी या सुंदरी है। नारी को जितना अधिक महत्व इन काव्यों में प्राप्त हुआ है, उतना भारत के किसी भी अन्य परंपरा के ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होता है। नारी के सौंदर्य की व्यंजना संस्कृत के महाकाव्य रचयिताओं ने भी की है, किंतु वहाँ उस सौंदर्य का इतना महत्व नहीं है कि उनके लिए प्राणों का भी मूल्य दिया जा सके। नारी सौंदर्य को इन कवियों ने एक ऐसा विस्तार एवं महत्व प्रदान किया है कि उसके समक्ष संसार की सारी विभूतियाँ आभाहीन एवं तुच्छ प्रतीत होती है। इसीलिए सुंदरियों की प्राप्ति के लिए नायक अपने सर्वस्व का भी त्याग एवं बलिदान करने को प्रस्तुत हो जाता है तथा प्राणों की बाजी लगाकर ही उसे पाने में सफल हो पाता है। अस्तु इन काव्यों के सारे कथानक का मूल केंद्र नायिका ही है। उसी के लिए कथानक की सारी घटनाओं का आयोजन होता है और वही सारे क्रियाकलापों की प्रेरणा एवं प्रयोजन है तथा उसी के आधार पर प्रायः कथा का नामकरण होता है। जिस प्रकार भारतीय महाकाव्य एवं नाटक पुरुष प्रधान या नायक प्रधान कहे जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें नायिका प्रधान कहा जा सकता है। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि ये नायिकाएं स्वयं प्राय निष्क्रिय एवं प्रयत्न शून्य सी ही दिखाई पड़ती है। कथानक के सारे उतार चढ़ाव में वे प्रत्यक्ष रूप में कोई भी भाग लेती हुई सिर्फ दृष्टिगोचर नहीं होती। आदि से लेकर अंत तक वे सौंदर्य की मौन मूर्तियां बनी हुई नायक की सारी उछल कूद, दौड़ धूप एवं हार जीत को निष्प्रभ भाव से देखती रहती है और अंत में जब नायक सारी घाटियों को पार करके उनके पास पहुंचने में सफल हो जाता है तो उन्हें प्रसाद के रूप में अपनी सौंदर्य राशि भेंट करके उनके जीवन को सार्थक बनाती है। इस तरह सौंदर्य को संभाले रखना और अंत में उसे भेंट कर देना ही उसके जीवन की दो प्रमुख कार्य दिखाई पड़ते हैं। फिर भी पुरुषों से उन्हें जितनी पूजा और जितना सम्मान प्राप्त होता है वह सचमुच अद्भुत है। विद्यार्थियों, अब हम इसका भाव पक्ष पर चर्चा करेंगे कि सूफी प्रेमाख्यान या हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य में कवियों ने कौन कौन से भावों को अपने काव्यों का विषय बनाया या प्रमुखता दी। इन काव्यों का मूल भाव या स्थायी भाव रति या प्रेम है, क्योंकि हमने बताया ना नायिका को प्राप्त करने के लिए नायक सब कुछ त्याग देता है, तो यहाँ मुख्य जो स्थायी भाव है वह रति या प्रेम है। प्रेम के भी दृष्टिकोण भेद से कई रूप माने जाते हैं। जहाँ प्रेम समाज की मर्यादाओं से अनुप्राणित हो वहाँ उसे मर्यादावादी प्रेम कह सकते हैं, जैसा कि राम सीता के जीवन में मिलता है। इसके विपरीत दूसरा रूप स्वच्छंदतावादी प्रेम का है, जो समाज के बंधनों एवं नैतिक मर्यादाओं को स्वीकार नहीं करता। एक अन्य रूप इन दोनों के बीच का है, जो सिद्धांत रूप में तो मर्यादाओं का विरोध नहीं करता, किंतु वास्तविक जीवन में उसके पालन में असमर्थता स्वीकार करता है। यह यथार्थवादी दृष्टिकोण का द्योतक है। रोमांचक कथाओं में प्राय इनमें से दूसरे प्रकार के प्रेम या स्वच्छंदतावादी प्रेम, जिसे पाश्चात्य शब्दावली में रोमांस कहा जाता है, का ही चित्रण होता है। स्वच्छंद प्रेम की उत्पत्ति सौंदर्य की प्रेरणा से एकाकार होती है तथा वह साहस एवं शौर्य से ओतप्रोत होता है। वह कुल समाज एवं लोक मर्यादाओं की उपेक्षा करके अपने लक्ष्य की ओर द्रुत गति से अग्रसर होता है।
इसमें परिस्थितियों के अनुसार त्याग और बलिदान की भावनाएं भी विकसित होती जाती है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि मूल भाव के चरम विकास की दृष्टि से रोमांस को प्रेम का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा जा सकता है। हिंदी के इन काव्यों में प्रायः इसी रूप का चित्रण किया गया है, किंतु उन्होंने किसी ऐसी परिस्थिति का आयोजन प्रायः नहीं किया जिससे कि वह सामाजिक मर्यादाओं के प्रतिकूल चला जाए। उदाहरण के लिए चंदायन जैसी एक दो रचनाओं को छोड़कर इनमें नायिका कुमारी ही है तथा वह अंत तक अपने सतीत्व का निर्वाह करती है। इसी प्रकार पुरुषों में बहुविवाह का प्रचलन होने के कारण भी इनके नायकों का अनेक कुमारियों से विवाह करना सामाजिकता के प्रतिकूल नहीं जाता। अस्तु इन कवियों ने रोमांस के आधारभूत तत्वों की रक्षा करते हुए भी उसे समाज विरोधी होने से बचाया है। प्रेम में परिस्थिति भेद से काम, सौंदर्य एवं प्रणय का सन्निवेश होता है। इन कवियों ने इन तीनों का ही चित्रण विभिन्न प्रसंगों में चरम सीमा तक किया है। संयोग वर्णनों में कामुकता, नायिकाओं के नक्षिक वर्णन में सौंदर्य एवं नायक नायिकाओं के विरह प्रसंग में प्रणय की अभिव्यक्ति अपने चरमोत्कृष्ट रूप में हुई है। जब हम इनके संयोग वर्णनों को पढ़ते हैं तो लगता है कि कवि सारे काम शास्त्र एवं कोक शास्त्र को खोलकर बैठ गया है। तो दूसरी ओर सौंदर्य एवं प्रणय की व्यंजना को देखकर प्रायः आध्यात्मिक सौंदर्य एवं दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है। अस्तु प्रत्येक तत्व को अत्युक्ति की सीमा तक पहुंचा देने की प्रवृत्ति के कारण ही उन्होंने प्रायः ऐसा किया है। इनके नायक और नायिकाओं के पारस्परिक प्रेम की तुलना करें तो ज्ञात होता है कि इनमें नायक का प्रेम प्रायः अधिक स्वच्छ, उदात्त एवं त्यागमय है। उसमें प्रणय की अधिक गंभीरता है, जबकि नायिकाओं में कहीं कहीं काम वासना की प्रेरणा अधिक मुखर है। उदाहरण के लिए जहाँ जायसी का रतन सेन पद्मावती के लिए सारा राज्य वैभव ठुकराकर प्राणों का भी बलिदान करने के लिए आतुर दिखाई पड़ता है, स्वर्ग की अप्सरा को भी वह यह कहकर ठुकरा देता है कि भले ही वह पद्मावती से अधिक सुंदर हो, किंतु उसे पद्मावती को छोड़कर और किसी से कोई मतलब नहीं है। वही पद्मावती में यह बात परिलक्षित नहीं होती। प्रारंभ में तो ऐसा प्रतीत होता है कि समस्या एकमात्र यौन ज्वार, काम समुद्र एवं मदन तरंगों से छुटकारा पा जाने की है। इसीलिए वह अपनी समस्या हीरामन तोते के समक्ष प्रस्तुत करती हुई कहती है, सुनो हीरामन कहो बुझाई, दिन दिन मदन सतावे आई। देश देश के बर मोही आवे, पिता हमार न आँख लगावही। जीवन मोर भयो जस गंगा, देह देह हम लाग अनंगा। अस्तु प्रारंभ में तो यह विशुद्ध काम वासना में उद्वेलित दिखाई पड़ती है, किंतु आगे चलकर जब वह रतन सेन के त्याग को देखती है, उसे अपनी सूली पर चढ़ने के लिए तत्पर पाती है, तो वह अवश्य उसमें प्रणय का स्फुरण होने लगता है। वह इस अवसर पर नायक को जो संदेश भेजती है वह प्रेम की मार्मिकता से ओतप्रोत है। जिनी जानू हो तुम्हें सो दूरी, नैनन माज गड़ी व सूरी। तुच्छ का पाठ हिय मैं साजा, अब तुम मोर दूँ जग राजा। जोरे जियहि मिली गर रही, मरही त एके दो। तुम ज्यों कह जिनी होई किछु, मोहि ज्यों हो सो हो। इन काव्यों की नायिकाओं में प्रेम का विकास क्रमशः वासनाओं से भावना की ओर अग्रसर होता है, जबकि नायकों में ये एकाएक अपने चरम विकास की अवस्था को कहा जा सकता है। जबकि नायकों का प्रेम उनके आदर्शवादी एवं अव्यावहारिक इस दृष्टि से नायिकाओं के प्रेम को यथार्थवादी एवं मनोवैज्ञानिक संगत कहा जा सकता है, जबकि नायकों का प्रेम उनके आदर्शवादी एवं अव्यवहारिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता दिखाई देता है। इन दोनों रूपों के साथ साथ इनमें नागमती जैसी पत्नियों के दाम्पत्य भाव की भी अभिव्यक्ति मिलती है, जो प्रेम के मर्यादित रूप का प्रतिनिधित्व करती है तथा जिसकी सम्यक अभिव्यक्ति प्रायः विरोधगारों के रूप में हुई है। अतः कहा जा सकता है कि इनमें जहाँ रोमांटिक प्रेम की प्रधानता है, वहाँ गौण रूप में उनके अन्य रूप भी चित्रित हुए हैं। अब हम इस व्याख्यान के अंतर्गत हम इसका तीसरा पक्ष
शास्त्रीय पक्ष पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। प्रेम की व्यंजना करते समय इन कवियों ने परंपरागत शास्त्रीय तत्वों विशेषतः नखशिख, नायिका भेद, काम दशाओं, विरह की अवस्थाओं आदि के निरूपण का भी उपयोग कई स्थानों पर किया है। ऐसा करते समय इन्होंने कई बार विभिन्न वेदों का निर्देश भी किया है। उदाहरण के लिए पूकर द्वारा विरह की अवस्थाओं का निर्देश द्रष्टव्य है। विप्रलंब जिमि मूल है क्रम क्रम विस्तर साख, 10 अवस्था कहीं कहत है तहाँ प्रथम अभिलाख। इसी प्रकार नूर मोहम्मद ने भी नायिका भेद एवं काम दशाओं का निर्देश किया है। अनुराग बांसुरी में उन्होंने लिखा है, पिय की प्रीत बखाने एक राखे गोय, रूप गर्भता सुंदरी प्रेम गर्भता होय। इंद्रावती में असाहित लिखते हैं, चिंता कथन बीच धन परी, चिंता करे धरी ओ धरी, उन्माद सो रोवई हंसई, आंसू धरती मोती खसई। इन कवियों ने न केवल काव्य शास्त्रीय तत्वों का अपितु काम शास्त्रीय तत्वों का भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। यहाँ तक कि उस्मान ने तो चित्रावली में पूरा एक खंड ही काम शास्त्र खंड रख दिया है, जिसमें नायिका भेद एवं काम कला संबंधी तत्वों पर प्रकाश डालने के साथ साथ काम भेद ज्ञान के महत्व की भी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि काम भेद जाने जो कोई दंपति सेज महासुख हुई। अस्तु ये कवि जितना उत्साह अद्वैत की व्याख्या में दिखाते हैं उतना ही काम तत्व की मीमांसा में भी दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें किसी एक क्षेत्र से संबंध मान लेना अनुचित होगा। विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगले व्याख्यान में हम काव्य रूप एवं उसकी शैली तथा अभिव्यंजना शैली पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।